एमपी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू। आइए बच्चों, बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिकी। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एक पूरे केमिस्ट्री का एक ऐसा तत्व है, पूरे रसायन विज्ञान का पूरे तत्वों में एक ऐसा तत्व है जिसकी सबसे अधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। जितने यौगिक कार्बन के पाए जाते हैं उतने यौगिक और किसी भी तत्व के नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कार्बन के जब यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो इतनी ज्यादा यौगिक हैं कार्बन के कि उसको एक अलग से ही नाम दे दिया गया, कार्बनिक रसायन। क्या नाम दे दिया गया? कार्बनिक रसायन। हाँ, कार्बन के यौगिकों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं क्या? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, और कोई तत्व जो है उनके इतने यौगिक नहीं पाए जाते, लेकिन कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? और भी तत्व तो है। हाँ, कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक पाए जाने का एक उसकी अपनी एक खास प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जिसको हम कहते हैं श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण मतलब श्रृंखला बनाने की क्षमता। श्रृंखलन का गुण मतलब श्रृंखला बनाने की क्षमता। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखला बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो नंबर ऑफ चेन इतने ज्यादा फॉर्म करते हैं, इतनी बड़ी श्रृंखला बनाते हैं कि उसके इतने ज्यादा यौगिक, उसमें एक छोटा सा भी चेंजेज आ जाए तो पूरी यौगिक की संरचना क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ये कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन अटैच है। ये बाकी सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये 7 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम है एल्केन है। अभी आगे हम बातचीत करेंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसका नाम अभी सभी हाइड्रोजन है तो इसका नाम हेप्टेन है। कितने, क्या नाम है? हेप्टेन। अब इसमें जरा देखिए, अगर यहाँ पे सब के सब हाइड्रोजन है जितने भी हैं, और एक हाइड्रोजन की जगह पे सभी क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? हेप्टेन। अब इस हेप्टेन में अगर एक हाइड्रोजन का जगह पे क्लोरीन अगर कर दे, पूरी की पूरी यौगिक का नाम बदल गया। अगर इसी तरह यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन कर दे, फिर से इस यौगिक का नाम बदल गया। सोचिए, कार्बन के 7 कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाइड्रोजन है। 16 की जगह पे अगर कोई और तत्व जुड़ता चला जाए तो क्या इसकी संरचना बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी। तो सोचिए, ये अभी तो एक यौगिक था, 16 नए टाइप के यौगिक बन जाएंगे केवल हाइड्रोजन की स्थिति बदल देने पे। दूसरा, अगर यहाँ क्लोरीन की जगह यहाँ क्लोरीन कर दे, ब्रोमीन यहाँ कर दे, फिर से नया यौगिक बन जाएगा, एकदम चेंज। तो सोचिए कि कितने ज्यादा यौगिक कार्बन के बन जाएंगे। केवल 7 कार्बन को उठाकर देखिए कितने कार्बन बनेंगे, कितने कार्बनिक यौगिक बन जाएंगे। तो सोचिए, जब वो 100 कार्बन का चेन बनाएगा, 200 कार्बन का चेन बनाएगा, उस समय उसमें अगर चेंजेज हो गए तो कितने यौगिक बनेंगे कार्बन के? लाखों प्लस यौगिक बनते हैं केवल और केवल कार्बन के कारण उसमें चेन बनाने की क्षमता।
देखिए कार्बन के बारे में अब बात करते हैं। ये तो उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, उसकी यौगिक बनाने की क्षमता। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। इसके परमाणु भार क्या होते हैं? 12 होते हैं। परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होते हैं। इसमें कार्बन में अगर देखा जाए तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है 6 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? 6 होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या कार्बन में क्या होती है? बराबर होती है। कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो कार्बन के कुल 3 आइसोटोप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन? एक ये तो खुद है, कार्बन 12 इसको कहते हैं, इसको कार्बन 13 कहते हैं, इसको कार्बन 14 कहते हैं। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तीनों समस्थानिक में सबसे ज्यादा मात्रा में ये यूज होता है कार्बन 12, लेकिन ये जो कार्बन 14 है इसका अपना विशेष महत्व है। कार्बन 14 का अपना विशेष महत्व है। इसका यूज ये तो नॉर्मल लाइफ में जितने कार्बन मैक्सिमम सब में पाए जाते हैं, बट ये जो कार्बन 14 है ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनसे स्वतः, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व जिनसे स्वतः अपने आप अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, ऐसे तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्या? ऐसे तत्व जिनसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व में कार्बन की जो खासियत है, इसका जो यूज हमारे जो पूरा तत्वविद है, पूरा तत्वविद होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। जैसे खुदाई से कहीं पे पता चलता है कि यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, उनका अवशेष मिलना शुरू हुआ, खुदाई की तो कैसे पता चलता है कि ये जो यहाँ पे निवासी थे या कोई भी वस्तु प्राप्त हुई, ये 300 साल पुराना है, 400 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, कैसे पता चलता है ना? तो उनमें जो कार्बन 14 पाया जाता है, उस कार्बन 14 की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा होती है। कार्बन 14 की लाइफ जो होती है, इसका अर्ध आयुकाल बहुत ज्यादा होता है, लगभग 5000 साल। मतलब अर्ध आयुकाल क्या है? अपनी मात्रा का आधा होने में जितना समय ले वही उसका क्या होता है? अर्ध आयुकाल। अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब समय। अपनी लाइफ का आधा समय मतलब जो हो, मतलब जैसे ये पदार्थ हो, अगर हम इसको दीवार पे घिसना शुरू करें, खत्म होते 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 जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ आधा हुआ, आधा बचने में जितना समय लगेगा कहेंगे कि इसका अर्धायुकाल उतना ही है। 10 मिनट लगता है, अर्धायुकाल 10 मिनट। 20 मिनट लगता है, 20 मिनट। तो इसी तरह कार्बन के जो कार्बन 14 होता है, अपनी मात्रा का आधा खर्च होने में लगभग 5000 साल टाइम लगाता है, मतलब उसका अर्धायुकाल 5000 साल। तो अब कोई पदार्थ जब होगा तो उसमें देखते हैं, जैसे खुदाई से कोई चीज प्राप्त हुआ तो देखते हैं कि अच्छा ये चीज प्राप्त हुई है, तो इसमें कार्बन 14 खोजते हैं। कार्बन 14 अपनी मात्रा का कितना खर्च हुआ है, जितना खर्च हुआ मतलब वही उसकी क्या है? आयु।
ठीक है। इसके अलावा कार्बन 14 का उपयोग बहुत है, तो अभी फिलहाल हम यहीं पे बात करते हैं कि कार्बन 14 का उपयोग पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्व खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनकी आयु ज्ञात करने में करते हैं। सोचिए कि अगर कार्बन 14 उसमें नहीं मिला होता या नहीं होता तो फिर हम जितने भी पदार्थ हैं या जितनी पुरानी वस्तुएं हैं उनको हम नहीं बता पाते कि 500 साल है, 300 साल है, 5000 साल है, 2000 साल है। कोई देखने तो गया नहीं था। मनुष्य की आयु 100 साल अधिक से अधिक, तो 5000 साल पहले कैसे देखने जाएगा, नहीं देख पाएगा। लेकिन इतिहास जो विज्ञान है वो क्या बताता है, सत्य खोजता है, सत्य पे आधारित है। ठीक है, तो ये हुआ कार्बन के समस्थानिक और कार्बन 14। थोड़ी बात करते हैं कार्बन के संरचना के बारे में। जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2 और 4 होता है। या तो हमने अबाउ का नियम पढ़ाया था, तो उससे जब पढ़ेंगे कार्बन तो इसका हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ये लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। फिर से रिवाइज करा देते हैं, ये 1s2 2s2 ऐसे बताए थे ना कि पहली लाइन में यस लिखते हैं, दूसरी लाइन में यस और पी। ये लाइन मतलब कक्षा, पहली कक्षा में यस ब्लॉक, दूसरी कक्षा में यस और पी, तीसरी कक्षा में यस पी डी, चौथी में यस पी डी और एफ, पांचवी में यस पी डी एफ, छठवां में यस पी डी, सातवां में यस और पी, आठवें में केवल यस आता है। तो इस टाइप से इसमें चूंकि यस ब्लॉक है तो यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आते हैं, केवल और केवल 2, चाहे वो 7s हो चाहे कितना भी हो। पी में कितने आते हैं, 6, डी में कितने आते हैं, 10 और एफ में कितने आते हैं, 14। अब ये पहला आवर्त है तो कहेंगे 1, ये दूसरा आवर्त है तो ये दूसरी कक्षा है तो 2, तीसरी में आगे 3 लगा देते हैं, चौथी में 4। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो रही, देखिए 4s 4p 4d 4f, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाएंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यहाँ पे ऐसे भरते हैं इस टाइप से। ठीक, अब इसमें देखिए कार्बन का 1s2 इस साइड से इधर आते हैं, फिर इधर से आइए 2s2, फिर इधर आइए 2p6, लेकिन 2p6 हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 2 4 2 6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इस रूल से 1s2 2s2 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब यहां पे देखिए कार्बन का ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, फिर 2 का 2s, ये भी s ऑर्बिटल है। p का p ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, 3, सबको पता है। ये हो गया 1s2 का, ये हो गया 2s2 का, ये हो गया 2p2 का। ठीक है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कैसे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 ठो, 1 2। देखिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का एक रूल है, हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो पहले सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और जब तक सबसे कम ऊर्जा का ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरा न भर जाए तब तक नए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन आप भरना शुरू करते हैं तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं सभी ऑर्बिटलों में। यदि पूरा ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन भर जाता है तब उसके बाद 2 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
और दोनों के जो स्पिन होते हैं, चक्रण होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। पहले जब भरना शुरू करेंगे तो एक ही दिशा में, फिर उसके बाद दिशा बदल देते हैं। जैसे इसमें सबसे इलेक्ट्रॉन पहले जब भरना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखिए, फिर से पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये भर गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला सबसे कम ऊर्जा वाला ये भर गया, अब इसके बाद ही इसमें जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि पहला यहाँ दूसरा यहाँ, पहले ये पूरा भर जाए। अब ये दूसरा ऑर्बिटल है 2s, तो इसमें भी कई इलेक्ट्रॉन भरा है 2, तो पहले एक फिर दूसरा 2। ऐसा नहीं कि इस वाले में ऐसे दोनों भर दे, गलत हो जाएगा। तीसरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो पहला यहां भरेंगे, दूसरा यहां भरेंगे। कहा गया पहले एक एक सब ऑर्बिटल में भर दीजिए, उसके बाद बचे तब फिर दूसरा इस टाइप से भरना है, दूसरे इस चक्रण उसका मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे भर दें, एक ही में दोनों भर दें तब भी गलत होगा, इसको एक ही में दोनों ऐसे भर दें तब भी गलत होगा। मतलब कि पहले एक एक भरिए, जब सबको एक एक मिल जाए, सभी ऑर्बिटल में एक एक हो जाए, तब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी विपरीत दिशा में, विपरीत चक्रण में, उनके चक्रण बदल देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हुआ कार्बन की संरचना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटलों में। अब ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, इसी टाइप से अब इसमें जरा यहाँ लास्ट में देखिए तो कैथोड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2। यह कार्बन की जो अवस्था कहलाती है, ये कहलाती है आद्य अवस्था। ये अवस्था क्या कहलाती है? आद्य अवस्था। आद्य अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था। लेकिन कार्बन क्या करता है, जब थोड़ी सी इसकी ऊर्जा बढ़ती है और उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। उत्तेजित अवस्था जैसा आप देख पा रहे हैं कि s ऑर्बिटल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए जंप कर गया, तो यहाँ बचा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो जंप किया था वो दिखाया गया है 2pz वाले में, यहाँ पे चलाया। ठीक, अब ये देखिए कार्बन जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि अष्टक नियम के अनुसार जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वो कैसे करेंगे, जितने उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे इनके पास 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर ये साझेदारी करना चाहे तो एक ऑर्बिटल में एक ही और ले सकता है, एक पहले से है एक और ले सकता है। ठीक, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कितने और ले सकते हैं, 4 और ले सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे वही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 4। अब 4 कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की चारों संयोजकताओं को यदि ऐसे दिखा दें तो इन चारों संयोजकताओं को मिला के जो कार्बन की संरचना बनती है वह बनती है समचतुष्फलकीय। कार्बन की संरचना कैसी बनती है, समचतुष्फलकीय संरचना। अब कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना कैसे बनती है, किस टाइप से उसे समचतुष्फलकी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप आज के वीडियो को पूरा 2 बार 3 बार देखकर रिवाइज करिए और अधिक से अधिक बच्चों को इसे शेयर करिए ताकि उन तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपके अपने चैनल MP एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। ओके।